बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज प्रोग्राम में दिन भर की अहम खबरें हम शामिल करेंगे। आज मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ और उस जनरल काउंसिल में बिला मुकाबला जो इंतखाब हुआ, बिला मुकाबला तौर पर शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब किया गया है। एहसन इकबाल जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल होंगे मुस्लिम लीग नून के, मरियम औरंगजेब को सेक्रेटरी इत्तलात, इसहाक डार को सदर ओवरसीज और बैरुल अक़वामी उमूर और अता तारड़ को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया गया है। जाहिर है कि अब ये कहा जा रहा है कि मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, इलेक्शन की भी तैयारी होनी है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी सफ़ों को मजीद दुरुस्त भी करना है, बेहतर भी करना है। आज मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने जनरल काउंसिल से अहम खिताब भी किया और उनका ये कहना था कि वो इस अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे कि जैसे पहले उन्होंने मुल्क को तरक्की देकर आगे बढ़ाया और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बिल्कुल उसी जज्बे के साथ एक बार फिर मुल्क को आगे ले जाया जाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि ये एक ऐसे माहौल में हुआ है कि जब बहरहाल हम देख रहे थे कि अब से कुछ अर्सा पहले तक एक सियासी तसादुम की कैफियत मौजूद थी, अब वो सियासी तसादुम ख़त्म हुआ चाहता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक नई पार्टी का भी वजूद आ गया है, तहरीक इंसाफ, जो कि सुनामी का दावा लेकर आई थी और बाद में जलाओ घेराव और इंतशार की सियासत के साथ एक तरह से वो अपनी बंद गली की तरफ चली गई और बहुत से लोगों ने उस जमात को छोड़ दिया और एक नई जमात को ज्वाइन किया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी सिलसिला जारी है। तो वो मामलात भी एक तरफ हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो समंदरी तूफान था बिपरजॉय, उसकी अगर हम बात करें तो उसके हवाले से जो अब ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं, वो कहा जा रहा है कि वो एक डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। उसने इंडियन गुजरात में लैंडफॉल किया है और ऐसा लगता है कि जो बड़ा जो तूफान आने वाला था, सिंध की तरफ बढ़ने वाला था, कराची की तरफ बढ़ने वाला था, अब उसका सिलसिला थम गया है और वो जो तूफान है वो अब डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। तो ये भी एक अहम मामला है जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पूरी दुनिया को इस वक्त नुकसान हो रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कनाडा के जंगलात में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सैलाब आए और फिर जो है वो नए नए तूफान बन रहे हैं। तो इन तमाम मामलात पर हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान ने जो सैलाब देखा उससे जो मईशत की तबाही हुई वो हम सबके सामने है। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एक सफ़ीर बन के पूरी दुनिया के सामने गया और पाकिस्तान ने अपना मुकदमा बड़े मौसर अंदाज में सिफारती सतह पर पेश किया, जिसे पूरी दुनिया ने सुना। और बहरहाल पूरी दुनिया में एक ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई कि जो मौसमियाती तब्दीली के मुर्तकिब जो ममालिक हैं, जो कि बड़े सनती ममालिक हैं, वो इस बात पर बहरहाल राजी हुए कि नुकसानात का वो किसी हद तक अदाला करेंगे। तो इन मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फारूक फैसल खान, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माहौलियात जनाब डॉक्टर वहीद यूसुफ साहब, डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आसिफ जावेद। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। तो डॉक्टर गुलाम समद भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी अपनी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ हैं। तूफान की तो हम बात करते हैं, लेकिन पहली खबर पर बात कर लें। फारूक फैसल साहब, आज ये जो अहम पेशरफ्त हुई है, मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर अपने आप को रीअलाइन किया है, एक बार फिर सदर मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सीनियर नायब सदर हैं। क्या आपको सियासत में एक बार फिर आपको एक जारहानापन नजर आएगा? देखिए, रीऑर्गेनाइज तो नहीं, एक उनकी रिक्वायरमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इलेक्शन कमीशन के तहत रजिस्टर्ड पार्टी है, उसे हर 4 साल बाद जो है अपने अहदेदार जो है वो मुंतखब करने होते हैं। तो उसी के तहत वो जो एक रूटीन की कार्रवाई थी जिसमें उन्होंने अहदेदार मुंतखब किए हैं। रही बात ये कि जो शहबाज शरीफ साहब ने जो आपने अपने इंट्रो में का जो बातें की हैं और उन्होंने अपनी खिताब में सब कह के भी मियां नवाज शरीफ आएंगे और वो आके अपनी पार्टी की क़यादत करेंगे, लेकिन कैंपेन में अब वो कैसे करेंगे एक बहुत बड़ा एक सवाल है। और ये एक उनके जो नाअहली के हवाले से जो हर्डल है जो कहा जाता था, लेकिन वो भी आपने अगर आपने फॉलो किया हो तो आज सेनेट में जो कानून जो है वो पास हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017 की जो उसमें जो तरमीम की गई है और उसमें वो जो रुकावट थी वो तकरीबन दूर हो गई है। और वो यही एक बार नाअहली के 5 साल जी हाँ, ये मुस्तकिल नाअहली नहीं है,
ये 5 साल के लिए न्यायालय होगी। अब उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, ज़ाहिर है, जिस तरह सदर मुमलिकत हमेशा हर बिल में करते हैं। अब जब नवाज शरीफ जब वापस आएंगे उस वक्त जिसकी तरफ आपने इशारा किया ना कि वो सियासी माहौल जो है वो गर्म होगा, और ज़ाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और सुनामी का आपने जिक्र किया, सुनामी जो है वो खुद ही सुनामी का शिकार होगी ना अपनी पॉलिसी के बायस। हो सकता है वो उतनी इफेक्टिव इलेक्शन कैंपेन में या माहौल बनाने में इतना ना हो, बाकी ये है कि उनका फॉलोअर और वोटर क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। गर्मा गर्मी और सारी जो है जो नया रंग सारी चीज़ें हैं वो हर चीज़ जो व्यवस्था जो है आपकी वो आपके आइंदा इलेक्शन से, जब तक आप इलेक्शन हो नहीं जाता, कोई नई हुकूमत सामने आ नहीं जाती जिससे अवाम का मैंडेट हासिल हो के, इस हुकूमत को भी मैंडेट हासिल है, इलेक्टेड हुकूमत है, और पहले इमरान खान थे, तरीके एतमाद की वजह से ये आए, तो ये भी तो डायरेक्ट वोट लेके आए हुए हैं। लेकिन वो जो अदम एतमाद हुआ, जो मईशत में थोड़ी सी खराबी आई और दुनिया का जो एतमाद शैटर हुआ, वो आपका इलेक्शन से ही बहाल होगा, और वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे आइंदा 3-4 माह में वो इलेक्शन हो जाएंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस भी कर दी है कि शायद 31 जुलाई तक जो है आप अपने वोटर्स की रजिस्ट्रेशन जो है आप अपनी करवा लें अगर आपकी नहीं हुई तो। बिल्कुल ठीक। अब हम जाएंगे समुद्री तूफान की तरफ। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा कि वो जो एक खतरा था वो तो ऐसा लगता है कि टल गया है और अब वो डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब के जो समुद्री तूफान है पहले उनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना कि किस तरीके से पाकिस्तान और खुसूसन जो कराची है ये सतह समंदर से एक तो नीचे है, यानी अगर खुदा न करे यहाँ पर किसी आफत का हमें बराह रास्त सामना करना पड़े तो बहुत ज्यादा तबाही का हम शिकार हो सकते हैं। 3 प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट्स हैं और इंडियन प्लेट्स हैं, जो हमें इनफैक्ट तूफान को इस तरफ आने नहीं देती और उसको बचा के भी रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेट जो कि मुतहर्रिक प्लेट है, एक्टिव प्लेट्स हैं, अगर ये हरकत में आती है तो जलजले पैदा होते हैं और जलजले के नतीजे में सुनामी आ सकता है। तो खुदा की करम नवाजी है कि हम इससे अभी तक बचे हुए हैं। और अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो आप अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान तक पहुंचते पहुंचते ये इसका रुख किसी और तरफ तब्दील हो जाता है। इसको समझने के लिए सर हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा ये तूफान आते कैसे हैं। जब सतह समंदर के ऊपर आलमी दर्जा बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है और आने वाले दिनों में जो 1.5% की हम तवक्को कर रहे हैं, तो जो सतह समंदर से 50 मीटर नीचे तक जब दर्जा 26-28 हो जाता है, जो कि वैसे मनफी तकरीबन होता है, तो आबी बुखारात बनते हैं और वो ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं। और इसको आप थोड़ा सा आसान जबान में समझाऊं तो एक सिलेंडर के अंदर आप गैस भर दें फुल और फिर उसको जब छोड़ते हैं तो वो तेजी से ऊपर जाती है, वो एक जैसे छतरी सी बनाते हैं। तो जब हवा का दबाव जिस तरफ बढ़ता है तो वो उस तूफान की सिमत का तयन करता है। तो जो दर्जा हरारत की तब्दीली तेजी से होती है, जैसे अभी भी बरजाइक की हम बात करें तो इसके अंदर ऐसा हुआ कि जैसे अक्सर हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से, कराची के हवाले से, कि दर्जा हरारत के अंदर तेजी से तब्दीली की वजह से वो उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। जब अब रफ्तार सुस्त पड़ती है तो उसकी जो असरात है वो काफी कम हो जाते हैं। और अगर आप पिछले कुछ सालों की अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे सिंध के वज़ीर बल्दियात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। फरमाइए, ये तो चले अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतरी हुई, ये जो तूफान जो है वो डिप्रेशन में तब्दील हो रहा है और कुछ जिंदगी मामूल पर भी आने लगी है। लेकिन जाहिर है आप लोगों ने एक बड़ी एक एफर्ट की थी, साहिली इलाकों से लोगों को भी मुंतकिल किया था, ये भी जाहिर है उनको वापस ले जाना, और फिर बहुत से इलाकों जैसे सजावल है उससे इतलात भी आ रही हैं कि बहरहाल वहां जाहिर है तुगयानी भी आई, तेज हवाएं भी चली, नुकसानात भी हुए। नासिर हुसैन शाह साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत ज्यादा खतरा था वो तो नहीं हुआ, जो नुकसानात उस तरह से नहीं हुए, लेकिन ये जो हमारी साहिली पट्टी है, ठट्ठा, सजावल, बदीन, फिर बारिश का असर उमरकोट और थरपाकर की तरफ बहुत है। और ये कोशिश की गई
जैसे ही मेट से ये फोरकास्ट हुई तो सीएम साहब खुद वहाँ पे गए इन इलाकों में, और फिर वहाँ से हमने मुंतकिल करना शुरू किया जो लोग उसमें आ सकते थे, और कोई बहुत बड़े तादाद में कोई 75,000 से भी ज्यादा लोगों को वहाँ कैंप में मुंतकिल किया गया। और अब जाहिर है इन 2 डिस्ट्रिक्ट में तो वापसी का शुरू कर रहे हैं, और बाकी वहाँ पे कुछ है कदीम का कुछ हिस्सा, और फिर उमरकोट और थरपाकर में बड़ी शदीद बारिश है, और वहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। लेकिन कोई ऐसी बड़ी कैजुअल्टी भी नहीं हुई और कोई इस तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये नासिर हुसैन शाह साहब, ये केटी बंदर वगैरह जो इलाके हैं जिनमें जाहिर है तेज हवाएं चली हैं, तूफानी आई हैं, लोग वहाँ पे मकामी कह रहे हैं कुछ नुकसानात भी हुए हैं। जाहिर है हम पहले भी सैलाब से भी मुतासर हुआ सिंध बहुत ज़्यादा, उसके नुकसानात भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए, लोगों की उस तरह से जो एक बहाली होती है उस तरह से नहीं हो पाई। मुश्किलात तो हैं, बड़े मुश्किलात हैं, इसके लिए भी आपने कुछ अरेंजमेंट की हुई थी, बीच में फिर बजट भी आया, आप लोग वहाँ भी मसरूफ रहे, लेकिन जाहिर है उनको कंपनसेट करने के लिए भी सिंध हुकूमत ने प्लान बना रखा है कुछ? जी बिल्कुल, 20 लाख के करीब जो घर हैं वो डैमेज हुए हैं, और उनको बनाने के लिए काम शुरू है, उसका पूरा डेटा भी है और वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। सबके तो अभी नहीं उनको वो सपोर्ट मिल सकी, लेकिन कुछ इलाकों में ये काम शुरू है, और इसमें तेजी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये सारे फंड्स वगैरह दिए जाएं, और वो जो कुछ बहुत जिनके बड़ी रेपुटेशन अच्छी है एनजीओ की, उनके थ्रू ये काम हो रहा है हर जगह पे। और बल्कि एक काम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर सीएम साहब ने किया है कि जो लोग रहते थे लेकिन उनके पास मालकाना हुकूक नहीं थे इन जगहों के, उनको वो मालकाना हुकूक भी दिए जा रहे हैं। और जी नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें जो सिंध की मजमूई सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे थे। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, डॉक्टर आसिफ जावेद साहब भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा उनको भी गुफ्तगू में शामिल करें। डॉक्टर आसिफ साहब, अब जाहिर है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान इससे मुतासिर हुआ, फिर हमने दुनिया के सामने ये मामला रखा, अब हम देख रहे हैं कि जो हम कह रहे थे कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये और मुल्कों में भी ये मामला हो सकते हैं। कनाडा के जंगलात में आग लगी हुई है जिससे न सिर्फ कनाडा बल्कि पूरा अमेरिका मुतासिर हुआ है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तूफान भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। कुछ सोच समझने की भी जरूरत है पूरी दुनिया को। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। जिस तरह आपने कहा कि हम पिछले साल से लगे हुए हैं, हम जो साइंटिस्ट हैं पिछले 10-20 साल से लगे हुए हैं, यही चीज दुनिया को रियलाइज कर रहे हैं कि जो इसकी कंसिक्वेंसेज है वो फिर ऐसा ना हो कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हो जाए। रिजवान साहब बात इस तरह जिसका डॉक्टर साहब ने समझाया बड़े अच्छे तरीके से हरिकेन के बारे में या साइक्लोन के बारे में, सदी ज़बान में ये है कि जब पानी समुद्र का गर्म होता है तो उससे फिर साइक्लोन्स आते हैं और फिर भी आएंगे, लेकिन साइक्लोन्स हो गए, ये फ्लड्स हो गए, तमाम के तमाम नेचुरल प्रोसेसेस हैं। क्लाइमेट चेंज सिर्फ इनको एग्जेजरेट करता है। मैं कहता हूँ कि ये अभी टाइम नहीं है कि हम सोचें, हम पॉलिसीज बनाए, दिस इज एक्चुअली द टाइम एरा ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, और बल्कि अगर मैं इसको एग्जेजरेट करके बताऊँ तो ये एरा ऑफ कैटास्ट्रोफी है, एक के बाद दूसरी कैटास्ट्रोफी आ रही है। अभी फ्लड्स का सीजन खत्म नहीं हुआ, अभी ये हरिकेन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबसाइड हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या हम इन तमाम इशूज को बैक बर्नर पर डाल के हम आराम से बैठ जाएंगे और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को यही मैसेज देंगे कि हम आपकी कुछ नहीं कर सके। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये तमाम जो चीजें हैं ये लोगों को समझ आ चुकी हैं। अमेरिका में भी ये बहुत ज्यादा, मतलब पहले तो अमेरिका इसके बहुत ज्यादा खिलाफ था, उसने क्योटो प्रोटोकॉल साइन नहीं किया था, फिर उसके बाद पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकला। अब तो जब से जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई है तो उनमें भी रियलाइजेशन आ गई है, उन्हें अमेरिका को बाकायदा ले आए वापस पेरिस अकॉर्ड में। दूसरा, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इनकी बहुत ज्यादा अहमियत, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने इस इशू को बहुत हाईलाइट किया, बहुत पहले हाईलाइट करना चाहिए था, और ये बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है कि पाकिस्तान हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक अमंग द टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज जिसपे इफेक्ट आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, इन द फॉर्म ऑफ हरिकेन, इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, इन द फॉर्म ऑफ ड्राउट, वेव्स, तमाम चीजें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हम
या सिर्फ यही डिस्कस करते रहेंगे? क्या हम यही कहेंगे कि रेस्क्यू किया, लोगों को फ्लड्स आए, हम आर्मी की तरफ देखते रहेंगे, दे आर वेरी गुड इन रेस्क्यू? हम कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, या हमारी अपनी कैपेसिटी कभी ये डेवलप नहीं होगी? हमारे पास बड़े अच्छे वार्निंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जैसा अभी ये सऊदी तूफान आ रहा था, हमें पता लग गया, अभी प्रिपेयर्ड, अभी फिर मानसून का सीजन आने वाला है, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे? मतलब है हमारी क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह हम लेकर जा रहे हैं? तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन इश्यूज को बैक बर्नर पर न डाला जाए और इन इश्यूज को पोलिटिसाइज भी ना किया जाए, क्योंकि ये इनके जो सोल्यूशंस हैं ये बेसिकली साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं और इनके सोल्यूशंस हमें साइंस से नहीं मिलेंगे, हमें पॉलिटिक्स से नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये डॉक्टर साहब वही बात, सोल्यूशंस तो मौजूद हैं और फिर हम ये देख रहे हैं कि सैलाब आए और तबाही मचाए, नुकसान पहुंचाए, हमें भी इंसानी जानों का भी नुकसान हो, इमलाक का भी हो, मईशत का भी हो, हाथ पे हाथ धरे तो नहीं रह सकते ना हम। सर थोड़ा सा ना हमें फिर समझने की जरूरत होगी कि हम कितना बड़ा खतरा हमारे को लाहक है। अगर मैं 1985 से लेकर आज दिन तक जो बहरा अरब और इसके नवाई इलाकों के अंदर तूफान जन्म लिए हैं उनका मैं बताऊं तो पहला 1985 में आता है, फिर उसके बाद 1993 में आता है, देखिए कितना फर्क है, फिर उसके बाद 98 में आ रहा है, फिर 2001 में आ रहा है, 4 में आ रहा है। ये फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होती चली जा रही है और जिस तरह का पिछले साल सैलाब आया वो सैलाब से ज्यादा बिल्कुल इस तरह था कि बलूचिस्तान का सारा पानी, सिंध का सारा पानी एक जगह जमा हो गया और आबी गुजरगाहों के ऊपर जो हमने बनाई थी उनका सही है इंतजाम हम ना कर सके, तो हमें यकीनन डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक है, अब हमें सोचने से आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीली और दीगर अवामिल के हवाले से जो भी तहकीक है या डाटा है वो उसके लिए हम बैरून मुल्क पर इन्हिसार करते हैं। यानी हमने अगर कोई डाटा लेना है तो जो एशिया के अंदर इंडियंस इसको कंट्रोल कर रहे हैं वो देख रहे हैं या हम दूसरे मगरबी ममालिक के डाटे पे इन्हिसार करते हैं। तो हमें अब तेजी से काम करना होगा। जैसे बिलावल भुट्टो साहब जो हमारे वजीर खर्जा हैं उन्होंने पिछली COP 27 के अंदर बजा कहा कि माहौलियाती हर्जाना लोगों को देना पड़ना चाहिए, लेकिन देखिए दुनिया का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आया। पिछला सैलाब के अंदर पाकिस्तान का 50% डूब गया था, खुदा ना करे उसका अगर 25% दोबारा आ जाए तो इस वक्त भी कोई 20% इलाके ऐसे जो पानी में डूबे हुए, तो हम शायद पाकिस्तान माशी तौर पे भी बहुत पीछे चला जाएगा और पूरी दुनिया को शायद हमें, और क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इन चीज़ों से नहीं, हमें ग्लेशियर के पिघलाव का भी सामना है, हमें जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, दुनिया की 2 बड़ी चोटियां, वो जितनी तेजी से हो रही हैं वो सैकड़ों छोटी छोटी झीलें जन्म ले चुकी हैं, खुदा न करे वो बर्स्ट होती हैं जैसे अताबाद लेक ने जन्म लिया। तो नीचे डाउन स्ट्रीम के अंदर आप दुनिया सोच नहीं सकती कि कितनी बड़ी इंसानी आफत का सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर मुतासिर होता है इतनी बड़ी तादाद में तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं तो पूरी दुनिया होगी, और इसके अंदर पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है कि माहौलियाती तब्दीलियों के अंदर जो अवामिल किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का उसमें शायद 0.00% कहीं पे है, लेकिन हम जो उससे मुतासिरीन में से हम 7 और 8 के दरमियान कहीं बैठते हैं। तो दुनिया को भी सोचना चाहिए और हमें भी इसके लिए बहुत भरपूर तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर गुलाम समद साहब, COP 27 में ये बात बड़ी तफसील से हुई थी, एक बड़ा पाकिस्तान की एक अचीवमेंट थी जिसका जिक्र भी किया डॉक्टर वहीद साहब ने। एक तो एजेंडे में शामिल किया कि नुकसानात की तलाफी होनी चाहिए, और इस बात का एतराफ़ भी किया गया जो सनती ममालिक थे कि जी हम एक फंड के क़याम पे राजी होते हैं। क्या वजह उस तरह से फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर सके? तो हमने तो अपना केस बड़ा अच्छा वहां पेश किया, और अब तो अगली COP 28 आ रही है दुबई में। जी बिल्कुल, इसमें जो फंडामेंटल बात है वो तो ये है कि रियलाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस रियलाइजेशन के लिए जो फंड की कमिटमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रही हमें। एक रीजन तो ये हो सकती है पॉसिबली कि जो एक स्लो डाउन है ग्लोबली, आप देख लें कि यूरोप में कंटिन्यूसली रिसेशन चल रहा है, कोविड के बाद थोड़े से अब हालात जो है रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल की जो ग्लोबल इकोनॉमीज है एक काइंड ऑफ रिसेशन फेज में चल रहा था। एक तो ये वजह थी कि जो ग्लोबल कमिटमेंट है, जो प्लेजेस थे उनके, वो चाह रहे थे कि डेफिनेटली कुछ जो फंड एलोकेट किए थे उनमें वो पैसे दे दें।
एक इस वजह से भी थोड़ी सी उसमें जो एक फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन होती है वो नहीं आ रही। दूसरी इसके साथ रिलेटेड रीजन ये कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी उसमें सीरियस नहीं है उसकी प्लेजेस को सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे लेके आना। इसीलिए आप देख लें कि ओवरऑल जो हर वो करवाते हैं नेक्स्ट साल जो आ रही है वो दुबई में होगी, लेकिन एक रियलाइजेशन है वहां पे एक मकसद यही होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एक टेबल पे बिठाया जाए, उनको ये रियलाइज किया जाए कि जो रीजन है क्लाइमेट चेंज का ये आप लोगों की वजह से उसके जो नुकसानात हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे ज्यादा आ रहे हैं। तो एक तो ये बुनियादी खौफ जो हो रही है उसकी रियलाइजेशन होती है, लेकिन अगेन जावेद इकबाल साहब जो फंडामेंटल रीजन है वो यही है कि जो फंड के लिए प्लेजेस है उसके लिए कमिटमेंट है वो डेवलप्ड कंट्रीज से आने चाहिए और वो नहीं आ रहे। एक रीजन उसकी स्लो डाउन है, दूसरी रीजन उसकी जो एक सीरियसनेस है खासकर डेवलप्ड कंट्रीज की जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो भी उसको उस तरह सीरियस नहीं ले रहे। ठीक, डॉक्टर आसिफ साहब आप फरमाइए, ये तो चलें एक सिफारती सतह पे मामलात हैं, इसको तो हमें टैकल करना होगा बड़े प्रोएक्टिव पॉलिसी के साथ, लेकिन जो हमने इकदाम करने हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि हमने आबी गुजरगाहों के रास्ते में बंद कर दिए हैं, हमने वहां पे इंडस्ट्री बना ली है या होटल्स बना लिए हैं और उससे हमारे बड़े नुकसानात हुए हैं, और फिर जब सैलाब आता है, पानी आता है, तो फिर हम परेशान होते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। कुछ तो चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमें इकदाम लेने होंगे खुद डोमेस्टिकली। डेफिनेटली जावेद इकबाल साहब, देखिए मेरा घर अगर तबाह हो रहा है अंदर से तो सबसे पहले तो मैं उसका रिस्पॉन्स, मैं तो ये नहीं देखूंगा मुझे बाहर से कोई मदद नहीं कर, मैं अपने घर को ना ही बचाऊं क्योंकि मुझे मदद नहीं मिल रही। ऑब्वियसली ये तो हमारे लेवल पे पॉलिसी का काफी फेलियर है। हमने नहीं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हमने मतलब है फ्लड प्लेन से बिल्डिंग और सारी चीजें अलाउ की तो पानी में तो आना है, फ्लड तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हरिकेन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमें इस पे क्लियर कट एक सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा साइंटिफिक। और साइंटिफिक सोल्यूशन ये है कि निकलेंगे हमारी रिसर्चेस से, हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो इस टॉपिक पे काम करेंगे, डिफरेंट लोग। जब जिस तरह COP27 पे काफी बात हुई है, COP27 में काफी मैंने डिस्कशन की, यही जो डॉक्टर अभी जो गुलाम समद साहब ने बात की, मैंने यही PTV वर्ल्ड पे कहा था जब COP27 हुई थी। मैं कहता बड़े मसले हैं कि ये मनी कैसे चैनलाइज होगी, कमिटमेंट का क्या होगा और क्या वे फॉर्मेट होगा, ये फंड किधर लगेगा, बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। देखें अब जिस तरह फ्लड आया था, अब फ्लड तो आ गया, हर एक को नजर आ गया, फौज आ गई, हमने कहा कि जी बड़ी अच्छी है रेस्क्यू में, बड़े इदारे आ गए, उन्हें रेस्क्यू किया, हम हमेशा रेस्क्यू में अच्छे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम बड़ा बुरी तरह से मार खाते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लड वाटर आया तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्लड वाटर हो सकता है अपने साथ कई यूरेनिक कंटामिनेंट्स लाइक आर्सेनिक अपने साथ लेकर आए और जो कि बाद में ग्राउंड वाटर का हिस्सा बने फ्लड प्लेन पे, और वो लोग जो फ्लड प्लेन पे रह रहे हैं, करीब रह रहे हैं, इनिशियली देवर वो साफ पानी पीते थे, लेकिन अभी वो मजबूर हो गए आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर पीने पे, जो कि कैंसर कॉज करता है अल्टीमेटली, और भी बहुत हेल्थ इफेक्ट्स हैं, इस तरह और बड़े कंटामिनेट्स हैं। ये तमाम इश्यूज ऑल टुगेदर गवर्नमेंट को क्लियर कट इसमें पॉलिसीज बनानी चाहिए, साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं बार बार ये चीज कह चुका, जब मैं अमेरिका में था, अमेरिका में जब उनकी पॉलिसीज बनती हैं वो ऐसे बनती है कि जो उनके रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वहां पर ज्वाइंट जेसीज करते हैं, फिर उसके बाद उनका जो क्रक्स है डिस्कशन करने के बाद वो उनकी लीडिंग न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल में पब्लिश होता है, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क टाइम्स में या फाइनेंशियल टाइम्स में, फिर उस एडिटोरियल के देख के गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, प्लान ऑफ एक्शन बनाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, मतलब है एक जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है और जो आपके साइंटिस्ट बैठे हुए, जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे हुए, तो मतलब यहाँ पर तो पॉलिसी बन जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है। मैं वो एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसी जगह पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया जहाँ पर जरूरत ही नहीं है फिल्ट्रेशन प्लांट। बिल्कुल, और उस पर बड़े बुनियादी एक्सेस की जरूरत है और बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत डॉक्टर आसिफ जावेद साहब आपका, डॉक्टर वहीद यूसुफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त वो चाहता है, ब्रेक लेंगे और डॉक्टर गुलाम समद साहब और फारूक फैसल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।